देखिए, बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितनी चीज़ें लिखी रहती हैं ना, उससे ज़्यादा चीज़ें सुनने से समझ में आती हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, क्लास में जब भी कोई टीचर पढ़ाता है ना, तो उसकी बातों पर फोकस करने की कोशिश करिएगा, ना कि सिर्फ लिखे अक्षरों पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है समास, यानी कि हम समास से क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन नहीं, पहले इसके पूरे थीम को पढ़ेंगे, क्या है समास। देखिए, समास का एक नॉर्मल सा अर्थ हम जो जानते हैं वो ये है कि हम संक्षेपीकरण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण करने का मतलब होता है कि हम छोटा करते हैं। छोटा करते हैं, किसको छोटा करते हैं, शब्दों को मिला करके उसको छोटा करने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम शब्द को यहाँ पर भी मिलाते हैं और शब्द को हम संधि में भी मिलाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। इस चीज़ को हम अभी आगे बताएंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। लिखा गया है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो शब्दों को इस तरह संक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। हम संधि में भी शब्दों को जोड़ रहे थे, लेकिन जब हम शब्दों को वहाँ पर जोड़ रहे थे तो दो शब्द मिल करके आपस में विकार उत्पन्न करते थे। विकार उत्पन्न करने का अर्थ है कि पहला शब्द जो है उसका आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिल करके अपने में मात्रा या अक्षरों में, या हम कह सकते हैं वर्णों में परिवर्तन करते थे। तो ये संधि के नियम हो जाते थे। लेकिन समास में क्या होता है, दो शब्द पास पास तो आएंगे, लेकिन ये इस तरह से नहीं जुड़ते हैं कि उनके बीच में कोई परिवर्तन उत्पन्न हो। बात समझ में आई। संधि में क्या होता था कि जो शब्द जुड़ते थे, दो शब्द जुड़ते थे, तो उनमें क्या हो जाता था, उन दोनों में परिवर्तन होता था। पहले शब्द के आखिरी वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण, दोनों मिलकर के एक परिवर्तन, एक नया शब्द या एक नए मात्रा का निर्माण करते थे, तो वो संधि के अंतर्गत चला जाता था। लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है। दो शब्द मिलते तो हैं, लेकिन वो इस प्रकार नहीं मिलते हैं कि उनके बीच में कोई परिवर्तन आए। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है नियम के अनुसार। ठीक है, तो हम इसे नियमानुसार कर देते हैं। क्या कहते हैं, नियमानुसार। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो आप देख लो, यहाँ पर तो ये बदल गया, नियम के अनुसार नियमानुसार हो गया। लेकिन आप बताओ, हमने लिखा नियम धन के धन अनुसार। ठीक है, आप देखो, अब संधि में अगर ये संधि होता ना तो कैसे परिवर्तन होता। यहाँ पर म का हमें अ लेना पड़ता और यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ता, ए लेना पड़ता। ठीक है, पहले इन दोनों को हम बदलते। तो अगर आप इसको जोड़ोगे, ओवरऑल अगर इसे आप जोड़ोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि नियमानुसार इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, मतलब ये शब्द जो है ये अपने आप में एक शब्द है। ठीक है, गायों के लिए शाला, तो अगर आप इसको जोड़ोगे संधि के नियम से तो गौशाला नहीं बनता है। ठीक है, ये गौशाला नहीं बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो संधि के नियम होते हैं वो दूसरी तरीके से काम करते हैं और समास के नियम दूसरी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज़ सीखा कि समास का क्या अर्थ होता है। जब हम बातों को बहुत लंबा चौड़ा ना करके शॉर्ट में कहना चाहते हैं तो हम संक्षेपीकरण करते हैं, और वही संक्षेपीकरण क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, अब समास में कुछ पद होते हैं। पद कहने का मतलब जैसे हम पोस्ट जानते हैं। ठीक है, पोस्ट क्या होता है, तो आप किसी विद्यालय में गए तो कोई वहाँ पर प्राचार्य होगा, कोई वहाँ पर अध्यापक होगा, कोई वहाँ पर चपरासी होगा, कोई वहाँ पर विद्यार्थी होगा। ठीक है, तो ऐसे एक पूरा एक पद होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम सबको मिला लेते हैं तो हम कहते हैं समस्त पद। क्या बोलेंगे, समस्त पद बोलेंगे। यानी कि आप कभी स्कूल के अगर रजिस्टर को पढ़े होगे जिसमें छुट्टी या फिर कुछ ऐसे चीज़ें, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई सूचना दी जाती है, तो उसमें लिखा रहता है समस्त शैक्षणिक एवं शैक्षणिकतर कर्मचारी। इस तरह से पढ़े हैं, समस्त शैक्षणिक एवं शैक्षणिकतर कर्मचारी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सबको इंक्लूड किया जा रहा है, सबको जोड़ा जा रहा है। तो ये कैसे हैं, समस्त हैं। क्या हैं, समस्त हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, समास में भी जब हम पूरे शब्दों को लेते हैं, पूरे शब्दों को एक साथ लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। ठीक है, पूरे शब्दों को लेंगे तो समस्त पद कहलाएगा। लिखा गया है सामासिक प्रक्रिया में
बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जो नया शब्द बनेगा सबको मिला करके वो क्या कहलाएगा, समस्त पद कहलाता है। ठीक है। दूसरी चीज़, पूर्व पद क्या होता है। पूर्व का मतलब आप समझ लो प्रधानाध्यापक, यानी कि पूर्व है तो पहले आएगा। ठीक है। तो समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। और जो समस्त पद है यानी कि जो नया बना हुआ शब्द है उसके बाद वाले अंतिम वाले पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। समस्त पद क्या है और उत्तर पद क्या है, यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें नियमानुसार, ठीक है, नियमानुसार। अब आप देखो यहाँ पर अगर हम इसे ओवरऑल ले, पूरा मिला दें, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे समस्त पद। क्या कहेंगे, समस्त पद। लेकिन यहाँ पर अगर आप पढ़ो तो एक तो यहाँ पर नियम आ रहा है, नियम आ रहा है, और दूसरा पद इसमें क्या आ रहा है, अनुसार आ रहा है, अनुसार आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये नियम प्रथम पद या पूर्व पद हम इसे कहेंगे, और अनुसार को क्या कहेंगे, अनुसार को उत्तर पद कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये अगर होता नियम धन अनुसार, नियम धन अनुसार, तब अगर हम इसमें ये विकार उत्पन्न करते, ठीक है, अब म में हमें अ मिला और यहाँ पर हमें अ मिला है। ठीक है। जब ये दोनों को विकार को हम देखेंगे तब ये संधि के नियम में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, संधि के नियम में चला जाएगा। लेकिन समास में ये क्यों नहीं है, ये समास में क्यों नहीं ये हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक शब्द लिखा गया है नियम के अनुसार। ठीक है। ये पूरा इसको डिफाइन किया गया है और उसके लिए हमने एक शब्द बना दिया नियमा अनुसार। ठीक है। तो एक बार आप लोग सोच लो, इतने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए या फिर कोई प्रॉब्लम है। चलिए तो फिर अब आगे चलते हैं, हम आगे स्लाइड पे मूव करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। यानी कि समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लो। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है। अभी आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप हमेशा कितने समास के बारे में बताएंगे, 6 समास के बारे में बताएंगे। अव्ययी समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान या क्या होता है, अव्यय होता है। पूर्व पद क्या होता है मैंने बता दिया आपको, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आप देख लो, लिखा है आमरण, ये समस्त पद है। क्या है, आमरण, ये समस्त पद है। तो आ इसमें क्या हो जाएगा, आप शब्दों को देखो कि कहाँ से ये 2 शब्द बन सकते हैं। तो आ शब्द क्या हो जाएगा, आ शब्द इसमें पूर्व पद है और यही पद क्या है, इसका अव्यय है। क्योंकि आ हम किसी भी शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे आ समुद्र भी हो सकता है, आ जीवन भी हो सकता है। ठीक है। तो आ नहीं बदल रहा है, उसके बाद की चीज़ें बदल रही हैं, यानी कि आ क्या हो जाएगा, ये अव्यय है। ठीक है। और मरण, तो मरण क्या हो जाएगा, मरण मतलब मरना। तो ये समस्त पद हो गया और इसका विग्रह करेंगे तो मरण तक, इसका क्या विग्रह होगा, मरण तक होगा। ठीक है। इसी तरीके से अनुरूप, तो अनु क्या हो जाएगा, पूर्व पद, और रूप क्या हो जाएगा, रूप के योग्य। भर पेट, भर क्या हो जाएगा, ये अव्यय है। और पेट क्या हो जाएगा, पेट तो एक शब्द है। ठीक है, पूर्ण शब्द है। तो पेट भरकर, अब यानी कि जो पहला शब्द है या पहला जो पद है ये हमेशा प्रधान होता है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाए तो वहाँ पर भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे गली गली, बातों बात, ठीक है, रातों रात, हाथों हाथ, प्रत्येक, प्रत्येक को आप देखोगे ना तो एक एक होता है, एक एक को ही हम जोड़ करके क्या करते हैं, प्रत्येक लिखते हैं। साफ साफ, ठीक है, साफ साफ। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में, यानी कि अगर शब्दों का दोहराव हो रहा है, शब्दों का दोहराव हो रहा है, तो भी वहाँ पर क्या होगा, तो भी वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो हमने अव्ययी भाव समास में क्या सीखा कि पहला पद क्या होगा, प्रथम पद इसका जो होता है ये प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होगा, प्रधान होगा।
ठीक है, प्रथम पद प्रधान होगा, और ये जो प्रथम पद होता है ये अव्यय हो सकता है या फिर उपसर्ग हो सकता है। ठीक है, अव्यय हो सकता है या उपसर्ग होता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर शब्दों का दोहराव भी होगा तो वहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान हो, जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, पहले अव्ययी भाव समास तो अब वो उसमें पहला पद प्रधान। अब तत्पुरुष समास, इसका ये दूसरा समास है तो दूसरा पद प्रधान। ठीक है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच विभक्ति या विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जैक्टली आप ये समझो कि यहाँ पर जो दूसरा पद प्रधान, जो दूसरा शब्द होगा वही क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे अगर हम देखें ये यहाँ पर समस्त पद होना चाहिए था, ये समस्त पद ये है और ये इसका विग्रह है। ठीक है, ये उल्टा लिखा गया है, इस चीज़ को थोड़ा देखिएगा। चलिए, जैसे हम लिखते हैं गंगा जल। ठीक है, गंगा जल, तो गंगा एक शब्द हुआ और जल दूसरा शब्द हुआ, तो इसमें प्रधान शब्द क्या है, जल। ये दूसरा शब्द है यानी कि दूसरा पद है, तो प्रधान शब्द क्या होगा, जल होगा। मंत्री पुत्र, तो पुत्र क्या है, ये दूसरा पद है, तो पुत्र शब्द इसमें क्या है, प्रधान है। ठीक है, और इसका जब आप विग्रह करोगे, जैसे गंगा जल तो गंगा का जल, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कारक चिन्ह मिलता है। ठीक है, कारक चिन्ह, कारक क्या होता है, तो कारक के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़े इस चीज़ को कि कर्ता कारक होता है तो इसका चिन्ह क्या है, ने। फिर क्या होता है, कर्म कारक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, अपादान, अपादान में भी क्या आता है, अपादान में भी से चिन्ह आता है, लेकिन अलग होने की कंडीशन में, अलग होने की कंडीशन में। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने पढ़ा होगा। अगर आपको बीच में विग्रह करने पर ये चिन्ह मिलते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। जैसे साप मुक्त, तो हम क्या बोलते हैं, शाप से मुक्त, मतलब अलग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, शाप से मुक्त इस पद में कौन सा तत्पुरुष समास होगा, अपादान तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, ऐसे भी पूछा जाता है। तो साप से मुक्त अलग होने की कंडीशन हो जा रही है तो अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है, इस चीज़ की चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को आप याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए और भी इसके हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से लिखा गया है, विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए समास के टोटल भेद 6 और तत्पुरुष समास के कितने भेद, उपभेद 6। ठीक है, कौन से, ये जो है ये विभक्ति के आधार पर है, यानी कि कारक चिन्ह के आधार पर है, कारक चिन्ह के आधार पर है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, देखिए पहला हमने पढ़ा है कर्ता कारक, लेकिन विभक्ति जब हम समास में आते हैं तो यहाँ पर कर्ता कारक नहीं होता है, हम कर्ता कारक को छोड़ करके गिनेंगे। टोटल अगर हम देखें तो विभक्ति 8 होती है, लेकिन तत्पुरुष समास में 2 विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन कौन से, पहले तो कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा और दूसरा संबोधन का नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी जो 6 बचे उन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास होता है। तो अब हम यहाँ पर कर्ता ना पढ़ करके पहले क्या पढ़ेंगे, कर्म तत्पुरुष। कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, को। अब हम पढ़ लेते हैं, गगन चुंबी, यानी कि गगन को चूमने वाला। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं विग्रह करने पर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, को चिन्ह मिल रहा है, तो ये कर्म तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष होगा। अगली स्लाइड, तो अगली स्लाइड में क्या है, करण। करण का चिन्ह क्या होता है, से होता है या के द्वारा होता है। ठीक है, से या के द्वारा। यहाँ पर साधन मोस्टली अगर हम देखें तो साधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किससे पढ़ रहे हैं, फ़ोन से, तो फ़ोन क्या है, आपके लिए पढ़ने का एक साधन है। ठीक है, आप किससे लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, तो लिखने के लिए साधन क्या है, पेन है। ठीक है, तो यहाँ पर से या के द्वारा जो चिन्ह होता है इसका लोप होता है। जैसे
अब यहाँ आप देखो नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बताया है कि जब अलगाव की स्थिति होती है तो से शब्द यहाँ पर जो होता है वो अपादान होता है। ठीक है, अभी मैंने पहली स्लाइड में जब तत्पुरुष बताया तो वहाँ पे बताया कि अलग होने की कंडीशन में होता है। लेकिन नेत्रहीन अब ऐसा नहीं कि उसका आँख निकल करके बाहर घूम रहा है। ठीक है, नेत्रहीन जब आएगा तो नेत्र हमारे लिए देखने का एक साधन है, देखने का क्या है, साधन है। तो इस कंडीशन में हमेशा तत्पुरुष समास ही लगाएंगे। समझ में आया? नेत्र क्या है, साधन है। ठीक, अगर विकलांग बोलता है ना तो भी हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे करण ही होगा, क्योंकि क्यों, वो उसके लिए एक साधन है। ठीक है, आगे देखते हैं। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, मतलब रोग के द्वारा, रोग उससे क्या है, लगा हुआ है। ठीक है, उससे अलग नहीं हो रहा है। जब रोग से अलग होने की कंडीशन होगी तब अपादान कारक होगा। इसी तरीके से देख सकते हैं बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित या बिहारी द्वारा रचित। ठीक है, तो यहाँ पर रचना का जो रचना है का जो साधन है वो कौन है, बिहारी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करण तत्पुरुष। आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है। तो संप्रदान को, के लिए, यहाँ पर भी को चिन्ह आएगा, लेकिन जब किसी को कुछ दिया जाए, ठीक है, कुछ दिया जाए, जैसे माँ ने राम को दूध दिया, राम को दिया। ठीक है, तो जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, ऐसा क्यों कंडीशन है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको कभी कभी चिन्ह जो हैं, एक ही तरह के समान चिन्ह एक से अधिक आपको कारक में मिलेंगे, लेकिन उनके अर्थों को समझने की ज़रूरत है। जैसे को हमने पढ़ा है कर्म कारक में भी मिलता है और संप्रदान में भी मिल रहा है, लेकिन संप्रदान में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसको कुछ दिया जाए या उसके लिए कुछ किया जाए, तभी संप्रदान होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, तो के लिए हमें मिला, हमने पढ़ा है के लिए अगर चिन्ह रहेगा तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, तो के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। पशुशाला, पशुओं के लिए शाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि अगर किसी के लिए कुछ किया जा रहा है या किसी को कुछ दिया जा रहा है, अगर उसका विग्रह करने पर को या के लिए चिन्ह आ रहा है तो वो संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को क्लियर है। तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे अपादान। अपादान में क्या है, यहाँ पर भी से चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर क्या जरूरी है, अलग होने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि वो तो धनहीन हो चुका है, मतलब धन से क्या हो गया है, वो अलग हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जीवन मुक्ति, मतलब जीवन से उसको क्या मिल चुकी है, मुक्ति हो चुकी है, जीवन से वो अलग हो चुका है। ठीक है, रोग मुक्त, रोग से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, देश निर्वासन, देश से उसको क्या कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, तो से चिन्ह आ रहा है और स्थिति क्या होनी चाहिए, अलग होने की कंडीशन होनी चाहिए। इस स्थिति में अपादान तत्पुरुष होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, संबंध देखेंगे। तो संबंध में क्या चिन्ह होता है, का, के, की। ठीक है, ये मोस्टली आपको मिलेगा, फिर और भी मिलता है रा, रे, री। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादातर यही शब्द देखने को मिलते हैं। तो एक क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ठीक है, अमृत धारा, अमृत की धारा। प्रजापति, प्रजा का पति। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध दर्शाया जा रहा है। सिंपल आप समझो, संबंध दर्शाया जा रहा है। जैसे अभी आपको कोई बोले कि कोई बच्चा है तो फलाने का लड़का, ठीक है, फलाने की लड़की, तो वहाँ पे एक तरीके का क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, आपकी बुक रखी हुई है तो कोई बोल दिया कि साक्षी की किताब,
ठीक है, तो किताब के साथ आपका क्या हो जा रहा है, एक संबंध हो जा रहा है। तो वो आपको एकदम सिंपल दिखेगा कि एक संबंध दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कृष्ण मंदिर, तो कृष्ण का ही मंदिर है, वो मंदिर के साथ किसका संबंध है, कृष्ण का संबंध है। ठीक है, गंगा तट, तो गंगा का तट, ये तट जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, गंगा से संबंधित है। ठीक है, राजपुत्र या राजपुरुष, ये बहुत सारे पुराने एग्जाम्पल है जो मोस्टली एग्जाम में उठा उठा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये संबंधित तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखेंगे अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, में पर होता है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन एक ऐसे पूछता है कि किस कारक में क्रिया का आधार दर्शाया जाता है। ठीक है, क्रिया का आधार, तो जब कारक आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये समझ में आएगा आपको कि क्रिया का आधार जो होता है वो अधिकरण में दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे वास करना क्या है, वास या निवास करना ये क्रिया है। ठीक है, और क्रिया कहाँ पर हो रही है, वन में हो रही है। तो ये दर्शा कौन सा कारक रहा है, अधिकरण कारक दर्शा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं में और पर चिन्ह का लोप होता है अधिकरण तत्पुरुष में। युद्ध वीर में क्या हो जाएगा, युद्ध में वीर। ठीक है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। आप बीती, आप पर बीती, क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अधिकरण तत्पुरुष में और पर जो चिन्ह होता है इसका क्या होता है, लोप होता है। इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। अब ये तो हो गए आपके 6, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो सिर्फ 6 कारक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा और साथ में संबोधन का नहीं प्रयोग होगा। टोटल अगर हम देखें तो कारक 8 होते हैं, लेकिन इन दोनों का प्रयोग जो है ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आता है। तो 6 तत्पुरुष समास हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे कर्मधारय समास देखेंगे। देखिए कर्मधारय समास जो है ना, ये आप जब बहुत पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे पुरानी किताबों से, तो समझ में आएगा कि ये जो है ये भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। ठीक है, तत्पुरुष समास का ही भेद है, लेकिन इसका प्रयोग इतना ज़्यादा होने लगा कि इसे अलग कर दिया गया, एक अलग इससे बना दिया गया कह सकते हैं समास। लेकिन वास्तविक रूप से ये उपसमास है। क्या है, उपसमास है, प्रधान समास नहीं है। इसीलिए अगर ऐसी कंडीशन बने, पीताम्बर अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा समास होगा और आपके ऑप्शन में दोनों हो, ठीक है, कर्मधारय हो एंड साथ में बहुब्रीहि हो, ठीक है, और वहाँ पर इस पीताम्बर के अर्थ को क्लियर ना किया जाए, ठीक है, पीताम्बर के अर्थ को क्लियर ना किया जाए। अर्थ क्लियर करने का मतलब, अगर वहाँ पर ऐसे लिखा है कि मंदिर में लोग पीताम्बर की पूजा करते हैं, पीताम्बर की पूजा करते हैं, तब तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कृष्ण की ही पूजा की बात कही जा रही है, तब तो बहुब्रीहि हो ही जाएगा आपका। अगर ऐसे लिख दे कि श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हैं, तो वो तो भले बहुब्रीहि आपके ऑप्शन में रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो कपड़े की विशेषता बताई जा रही है। तो अगर ऐसे अर्थ क्लियर करके ना क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्ट पीताम्बर शब्द दे दिया जाए और आपके एग्जाम्पल में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों होगा, तो हम बहुब्रीहि के साथ जाएंगे, क्योंकि बहुब्रीहि समास मुख्य समास है और जो कर्मधारय है ये एक उपसमास होता है। ठीक है, किसका उपसमास है, तो ये तत्पुरुष का उपसमास है, लेकिन इसका प्रयोग इतना ज़्यादा होने लगा है कि इसे एक अलग समास की विशेषता दे दी गई है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये भी बात। तो इसमें क्या होता है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा, विशेषण को भी उपमेय कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाएगी। तो विशेष्य को ही हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे उपमेय उपमेय 2 बार हो गया है। ठीक है, ये इसको क्लियर कर लीजिएगा, जब उपमा और उपमेय उपमान पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे समझ में आएगा। बस इतना जानो, कर्मधारय समास में जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद क्या होगा, वो विशेषण होगा, यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द होगा, या इसका दूसरा शब्द क्या होगा, दूसरा शब्द जो होगा वो विशेष्य होगा। लेकिन ये कंडीशन बदलती रहती है। यहाँ पर आपको मैं एक याद करने का ये बताना चाहूँगी कि सिंपल जानो, यहाँ पर किसी की क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। कर्मधारय समास में क्या बताया जाता है, विशेषता बताया जाता है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, जैसे प्राण प्रिय, तो कोई अपने प्रिय को कह रहा है कि वो क्या है, प्राणों के समान है, तो ये क्या बता रहा है, अपने प्रिय की विशेषता बता रहा है, प्रिय की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। अध पका, तो पकने की ये विशेषता बता रहा है कि ये कैसा पका है, आधा पका है। ठीक है,
परमानंद, तो आनंद, आनंद को ये बता रहा है कि ये आनंद क्या है, परम है, मतलब बहुत अच्छा आनंद है, ठीक है, या इससे ज़्यादा आनंद नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रधानाध्यापक, अध्यापक की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, प्रधान है। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा था काली मिर्च, ठीक है, तो मिर्च की क्या की जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि ये कैसी है, काली है, ठीक है। जैसे कृष्ण सर्प लिखा है तो सर्प की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि सांप कैसा है, काला है। तो जहाँ पर विशेषता बताया जाएगा वहाँ पर सिंपल याद रखना है कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और द्विगु देखते हैं। तो द्विगु क्या है, जिस समास में प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, द्विगु समास कहते हैं। देखो समास सबसे इजी होता है मुझे जहाँ तक लगता है। अब यहाँ पे प्रथम पद क्या हो गया, संख्यावाची हो गया, संख्या दर्शाएगा ये हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर कोई अन्य पद प्रधान, जैसे अभी हमने पढ़ा है ना, जैसे अभी हमने पढ़ा है कर्मधारय के बारे में, कर्मधारय के बारे में पढ़ा है कि ये कुछ इसके ऑप्शन जो होते हैं वो बहुब्रीहि के साथ किस प्रकार से जाते हैं, वैसे ही ये कंडीशन द्विगु में भी बनती है, क्योंकि द्विगु समास भी क्या है, ये एक उप समास है, यानी कि ये भी तत्पुरुष समास का क्या है, भेद है, ठीक है। तो भेद होने के साथ साथ क्या होता है कि भले वो पद या भले वो शब्द क्या होगा, संख्यावाची होगा, भले वो शब्द संख्यावाची होगा, लेकिन अगर कोई अन्य पद प्रधान होने की कंडीशन बनती है, कोई अन्य पद प्रधान होने की कंडीशन बनती है और वहाँ पर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है और उसके अर्थ को अगर क्लियर नहीं किया गया है तो हम बहुब्रीहि समास के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। जैसे हम एक शब्द देखते हैं चतुर्भुज, ठीक है, तो चतुर्भुज में चार भुजाओं का समूह तो आ रहा है। अच्छा, अष्टभुज भी हम पढ़े हैं, अष्टभुजा वाली, ठीक है, अष्टभुजा वाली ऐसे पढ़ते हैं ना, तो अष्टभुजा अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 8 भुजाओं का समूह, ठीक है। आपके ऑप्शन में क्या दे दिया गया है, द्विगु समास दिया है और वहाँ पर बहुब्रीहि नहीं है, तो हम चले जाएंगे द्विगु के साथ। लेकिन अगर बहुब्रीहि दिया है और सिर्फ एक ही शब्द लिखा है अष्टभुज, तो हम किसके साथ जाएंगे, बहुब्रीहि के साथ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया ये कंडीशन, ठीक है। तो द्विगु समास हो गया, हमें सिर्फ इतना याद रखना है संख्यावाची ये पद प्रधान होता है, ठीक है, मतलब संख्यावाची होता है। लेकिन थोड़ी सी मेरी बातें जो बहुब्रीहि समास को मैंने लेकर के कही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल, पंचफल 5 फलों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह। अब आप यहाँ पे चाहो ना तो कभी भी तीसरा पद प्रधान नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम पंचवटी को देखें तो 5 वटों का समूह तो ये दिखा रहा है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि पंचवटी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वनवास के समय राजा राम जा कर के रहते थे, ठीक है। तो अगर हम ये पंचवटी ऑप्शन में दे दिया, मतलब क्वेश्चन में दे दिया, और ऑप्शन में बहुब्रीहि और द्विगु दोनों दिया है, तो वहाँ पर आपका जो तीसरा पद प्रधान होगा वो आप बहुब्रीहि के साथ जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन अठन्नी में ना आप जबरदस्ती निकालो तो भी तीसरा प्रधान नहीं निकलेगा, क्योंकि ये 8 आनों का ही समूह है, ठीक है। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, लेकिन अगर हम देखें तो पंचतंत्र की कहानियाँ आती हैं, यहाँ पर एक तीसरा पद हो सकता है, ठीक है। चतुर्मुख, यहाँ पर 4 मुखों का समूह है, लेकिन यहाँ पर भी तीसरा पद प्रधान हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 मुखों के देवता मिलते हैं, अर्थात आप कोई भी इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से षटकोण 6 कोणों का समूह, 9 रत्न, पंचानन, ठीक है, नवरात्र 9 रातों का समूह, ठीक। तो शायद द्विगु समास में किस तरह से करना है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुब्रीहि के साथ क्या स्थिति इसकी बनती है ये भी बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अभी सिर्फ 2 हमें और पढ़ने हैं, चलिए तो आगे चलते हैं, द्वंद्व समास देखेंगे। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होगा, ठीक है। अच्छा, द्वंद्व एक तरीके से क्या होता है, ये युद्ध है, ठीक है, ये युद्ध का एक प्रकार होता है। द्वंद्व क्या होता है, हमारे मन में भी चलता है, मतलब मन में हाँ नाल को लेकर के एक अगर युद्ध चल रहा है, ठीक है। द्वंद्व क्या होता है, शारीरिक तौर से भी होता है, मतलब जो मल्ल युद्ध यानी कि पटकी पटका वाला जो गेम आप लोग देखते होंगे, ये WWF वगैरह, तो वो एक द्वंद्व होता है, ठीक है। अच्छा, द्वंद्व हम करते किसके बीच में है, जब 2 समान होंगे,
ठीक है, दोनों प्रधान होंगे। तभी तो, ऐसा थोड़ी ना कि एक पतला दुबला इंसान है और एकदम हम हाथी से उसे लड़ा देंगे, ठीक है, ये नहीं होता है। मतलब एक सिंपल सा चीज़ समझो, समझने का एक कंडीशन है ये। वैसे ही पिक्चर उच्चर में देखोगे तो लड़ा भी देते हैं मूवी में, लेकिन यहाँ पे समझना क्या है कि दो समान लोगों के बीच में ही द्वंद्व होता है। यानी कि कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों पद क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक है। और जब ये समास में होते हैं तब इनमें या, तथा, अथवा शब्द का क्या होता है, लोप होता है। लेकिन जब हम विग्रह करते हैं, मतलब इन शब्दों को अलग करते हैं, तो ये शब्द हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे रुपया पैसा, तो रुपया और पैसा, ठीक। पुत्र पुत्री, पुत्र और पुत्री। माता पिता, माता और पिता। आय व्यय, तो आय और व्यय। मैक्सिमम कंडीशन में आपको बीच में हाइफन देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं भी मिलेगा तो याद रखेंगे, अगर विग्रह करने पर या, तथा, अथवा, और ये शब्द अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जैसे लिख दे नर नारी, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर इसने बीच में हाइफन नहीं लगाया, योजक चिन्ह नहीं लगाया, तब भी हमें याद रखना है कि अगर हम इनका विग्रह करेंगे तो हमें और शब्द मिलेगा, और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। चलिए, एंड आज का ये लास्ट है, मतलब कहने का कि समास खत्म हो जाएगा ये पढ़ने के बाद। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रथम एवं दूसरा दोनों पद क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तीसरा पद यहाँ पर प्रधान होगा, ठीक है, तीसरा पद प्रधान होगा। यानी कि ये सोचो कि भाई और बहन में झगड़ा हो रहा है, भाई बहन में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन झगड़े में कोई नहीं जीतने वाला, क्योंकि तीसरा पद यहाँ पर कौन प्रधान है, मम्मी आ जाएंगी आपकी या फिर पापा आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझो, दो यहाँ पर भले लड़ रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई प्रधानता नहीं है। प्रधानता किसकी होगी, किसी बड़े की होगी। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा चतुरानन, देखो मैंने यही बात आपको वहाँ पे समझाया द्विगु समास में, कि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर क्या दे रहा है, प्रथम पद संख्यावाची तो दे रहा है, लेकिन अगर इसका तीसरा पद प्रधान निकलेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। जैसे चतुरानन, तो चार हैं आनन अर्थात ब्रह्मा, ठीक है। मतलब आनन का मतलब होता है मुख, आनन का क्या अर्थ होता है, मुख होता है। तो जिसके पास चार मुख होंगे वो कौन हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा। और भी बहुत सारे हमारे भगवान जी हैं जिनके पास चार मुख हैं, ठीक है। चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु। पाणी का मतलब होता है हाथ। देखो नीलकंठ, नीलकंठ कंठ की विशेषता तो बता रहा है, यहाँ पर कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों है तो हम बहुब्रीहि के साथ जाएंगे, क्योंकि बहुब्रीहि समास मुख्य समास है और कर्मधारय क्या है, ये उपसमास है। क्या होता है, ये उपसमास होता है, ठीक है। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तीसरा पद प्रधान निकला ना, शिव की विशेषता बताई जा रही, मतलब शिव को इंगित किया जा रहा है, ठीक है। अंशुमाली, अंशु का मतलब होता है किरण, और किरण की जो मालाएं लेकर के आता है, अर्थात कौन आता है, सूर्य। तीसरा पद प्रधान हो रहा है। गजानन, गज के समान है मुख जिसके, अर्थात गणेश, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात श्री राम। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 6 समास के भेद थे जो हम लोगों ने पढ़ लिया। शायद आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आएंगे, और जो भी पीडीएफ्स वगैरह आपको दिए जा रहे हैं उससे आप रिवीजन करते रहो, ठीक है, ताकि अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो अगली क्लास में अगले टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे।